अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम हाज़िर हैं यूट्यूब वेब चैनल शोबिज़ लाइफ के प्रोग्राम हम और आप में। हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान पाकिस्तान की एक नामवर सिंगर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भी एक ख़ासा मकाम रखती हैं। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं शबनम मजीद से। जी अस्सलामुअलैकुम शबनम जी। जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह। शबनम जी, ये बताइएगा, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइएगा, सिंगिंग की तरफ आना कैसे हुआ? रफ़ीक साहब, मैं 7 साल की थी जी जी। और स्कूल की तरफ से ऑल पाकिस्तान स्कूल्स के दरमियान कंपटीशन था नात ख़्वानी का, तो उसमें मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ लिया। उस वक्त एक प्रोग्राम चलता था पीटीवी पे, रिश्मा जी जी, पंजाबी का प्रोग्राम था और वो अब्दुल अजीज़ साहब किया करते थे। तो उन्होंने जब वो प्रोग्राम कवर किया तो उन्होंने कहा कि बेटा आप टीवी में आओगे, बच्चों का प्रोग्राम मैं करता हूँ। तो मैं सारी रात नहीं सोई कि मैं अच्छा टीवी में नज़र आऊँगी। तो वो एक तो पहला एक जो सही था स्टार्ट मेरा रिश्मा प्रोग्राम से हुआ। उसके बाद एक कराची में प्रोग्राम चलता था रोशन तारा सिंधी। जी जी जी। तो जुल्फ़कार सियाल साहब ने वो गीत लिखा था, रेसा रोशन तेसा तारा बेसा प्यारा रोशन तारा। सही। तो इस तरह से एज अ चाइल्ड स्टार में। सही। अच्छा, ये बताइएगा, गुलकारी एक मुश्किल शोबा है, तो क्या इसकी बाकायदा कोई तरबियत हासिल करके आप इस तरफ आई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मेरे वालिद साहब ख़ुद कंपोज़र थे, ए मजीद के नाम से। उन्होंने काफ़ी फिल्म्स भी कंपोज़ की। तोफ़ैल फ़ारूकी साहब उनके उस्ताद थे एज अ फिल्मी मौसीकी में। तो वो बहुत अच्छे कंपोज़र थे। उन्होंने जो कुछ सीखा था, मुबारक अली ख़ान साहब उनके उस्ताद थे, वो जो कुछ उन्होंने सीखा था फिर उन्होंने मुझे इब्तदाई जो मौसीकी की तालीम थी वो घर से ही मुझे मिल गई। जी जी जी। उसके बाद फिर उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब से, उस्ताद नज़र हुसैन साहब से, मियाँ शहरयार साहब से, तालिब हुसैन जाफरी साहब, मतलब मैं समझती हूँ बाले ख़ान साहब जो भी आपको किसी फील्ड में भी हो वो आपको एक लफ्ज़ भी बताता है, वो आपके उस्ताद का दर्जा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे उस्ताद भी मिले रहनुमाई के लिए। सही हो गया। पहली बार पब्लिक में जब परफॉर्मेंस की, जैसे आप बता रही थी कि आपने जो है टीवी में जब आपको फर्स्ट टाइम जाना था तो सारी रात नहीं सोई थी, तो जब पब्लिक परफॉर्मेंस थी तो तब क्या फीलिंग्स थी? अच्छा आयशा, क्योंकि मैं थी उस वक्त बच्ची थी और स्कूल में जितने भी इवेंट्स होते लाइक जैसे सुबह की जब हम आते थे तो दुआया एक वो जब तो उसमें वो मैं ही पढ़ती थी। तो वो इतनी वो मुझे प्रैक्टिस हो चुकी थी कि मुझे कोई फील ही नहीं हुआ ऐसा कुछ। कोई डर नहीं था, लेकिन एक्साइटमेंट तो हुई, खुशी तो होगी जब आपने खुशी तो हाँ बहुत हुई थी। सिंगर जो है सामने इतने लोगों के सामने जाना, और हाँ जी जाहिर है मतलब अच्छा लग रहा था कि मैं अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत दे, मैं अमल कहता रहा नूर जहाँ जी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी तो उनसे मेरी मुलाकात हुई शाहनूर स्टूडियो में। तो उस्ताद नज़र हुसैन साहब भी थे वहाँ पे। तो मैंने उनके लिए दुआ एक मेरे भाई ने लिखी, अब्दुल वहीद अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी करवट करवट जन्नत है। बहुत खूबसूरत ना उन्होंने उनकी तारीफ़ में एक बहुत ही खूबसूरत दुआ थी कि नूर जहाँ जीवे जीवे नूर जहाँ, रहंदी दुनिया ताकि राना मलका तेरा ना। अच्छा, जब मैंने उनको वो यही गीत उनका सुनाया तो मैडम जी बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत प्यार किया। तो मैं आप देखें कि अब मैडम नूर जहाँ जी से बड़ा सिंगर तो पाकिस्तान में कोई नहीं था, तो मैंने उनके सामने खड़े होकर तो भी गा दिया। मतलब वो एक वही चीज़ थी कि वो पहले से एक प्रैक्टिस हो चुकी थी, लेकिन ये तो था कि इतनी बड़ी लेजेंड बैठी हैं। तो मुझे हमेशा से ये होता था कि जो मेरे सामने कोई बड़ा बैठा है तो उसको मैं बहुत अच्छा करके सुनाऊँ। मतलब मैं डरती नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर ये होता था कि मैं बहुत अच्छा करके सुनाऊँ ताकि ये मुझसे मुतासिर हो या मुझे कहें कि शाबाश दें मुझे। तो इसी तरह से उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब एक अवार्ड तकरीब थी तो उसमें मुझे अवार्ड भी मिला। तो उन्होंने कहा, तब तो मेरा इतना नाम मतलब था ही नहीं, कोई मुझे जानता नहीं था। प्रोग्राम मैं करती थी लेकिन टीवी शीवी के, लेकिन जिस तरह से एक पहचान होती वो नहीं थी। तो अहमद शाह साहब मुझे मिले, कहते हैं बेटा तुम्हें ना नुसरत अली ख़ान साहब ने बुलाया। अब ये देखें, अल्लाह ताला आपके लिए जब आपको अरूज देना होता है, कोई मकाम देना होता है तो आपके लिए रास्ते बनते। अब रास्ते कैसे मेरे लिए बने
कि वो अवार्ड की तकरीब में नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने मुझे सुना, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने एक पूरा एक एल्बम मुझसे रिकॉर्ड करवाया। बैंडिट क्वीन के लिए उन्होंने अपने साथ मुझे गवाया, फिर एक फ़िल्म थी पल दो पल, उसके लिए उन्होंने मुझे गवाया। तो उनके साथ फिर मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा भी, और उनकी ये मेरे लिए बड़ी एक खुशकिस्मती थी कि उनकी कंपोजिशन में पूरा एक एल्बम मैंने गाया। और उसमें फिर एक गाना लेके रियाजुर रहमान सागर साहब 95 की बात है, मैंने वॉज 13 ईयर ओल्ड जस्ट, लोगों सुन लो मेरी एज की हिसाब लगाना। अच्छा, मैंने वो गाना जब गाया तो वो इकबाल कश्मीर साहब कहते हैं रॉबिन घोष साहब ने भी कोई 40-45 साल के बाद कोई मूवी की थी, जो डर गया वो मर गया। तो जब रियाजुर रहमान सागर साहब ने वो गाना जाके खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जो उन्होंने लिखा हुआ था, कंपोज हुआ उनका, वो जाके उनको सुनाया तो कहते हैं ये नई लड़की आई है तो ये सुने। तो वो कहते हैं इसको लेके आए। मैं गई तो रॉबिन घोष साहब ने जब मुझे सुना बड़ा वो खुश हुए। वो बहुत बड़ा गाना था, मतलब अतीका उर्दू जी के ऊपर पिक्चराइज था। अब 13 साल की लड़की का मतलब एक गाना है, भरपूर किस्म की एक जो हीरोइन थी उन पे पिक्चराइज था। इकबाल कश्मीरी साहब मुझे देख के कहते हैं यार ये कहाँ से बच्ची उठा लाए हैं आप, ये क्या गाएगी। और रॉबिन घोष साहब कहते हैं कि इसको ये ना देखो, इसकी एज नहीं देखो, इसकी आवाज़ को देखो, इसकी आवाज़ मैच्योर है। थोड़ा सा गाना अगर आप, हाँ ज़रूर। ला जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था, करार मिल गया। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। ये 13 साल की आपकी ये जब आपने गाना गाया? हाँ जी, 13 साल की थी और मैंने लक्स अवार्ड लिया था तब, और ये टॉप 10 में पीटीवी पे चलता था टॉप 10, तो उसमें टॉप पे था। कम उम्र लड़की का पहला ही अवार्ड मतलब। अच्छा, रफीक मुगल साहब मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत पुराना, जब मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं एज अ चाइल्ड स्टार आई थी ना, तो मुझे सब तकरीबन जानते हैं, तो सब मुझसे वैसे ही प्यार करते हैं, और मुझे वो अपने लगता है मतलब एक लाइक अ फैमिली, और मुझे वो अपने बड़े ही लगते हैं सारे, और वो मुझे मिलते भी इस तरह से हैं प्यार से। किसी कोई मुझे बेटी कह रहा है, कोई मुझे बहन कह रहा है, कोई इस तरह से। तो वजह शोहरत फिर यही गाना था आपकी? वजह शोहरत जो गाना था वो था दिल चीज़ है क्या जाना, ये जहाँ भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत हमारी है। अच्छा, पाकिस्तान में इसको मैंने विद क्लिक रिकॉर्ड किया था। इंग्लैंड में बाली सागू जो कि एक इंडियन कंपोज़र है, उन्होंने इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो रिमिक्स किए थे। वी चैनल चार्ट में, मतलब एशियन वाहिद सिंगर हूँ मैं अभी तक जिसका वी चैनल चार्ट में गाना 40 टॉप में इंग्लिश गानों में 1 साल नंबर 1 रहा था। उसमें माइकल जैक्सन, स्पाइस गर्ल्स एंड रिकी मार्टिन, विटनी ह्यूस्टन, बहुत सारे उसमें बड़े बड़े नाम थे। उसमें उर्दू गाना शामिल हुआ और 1 साल नंबर 1 रहा। मतलब ये एक बड़ी ब्लेसिंग होती है, अल्लाह ताला का इतना करम था, मेरे माँ बाप की दुआएं थी। और पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो है इंटरनेशनल लेवल में जो आर्टिस्ट थे उनमें हमारी एक, लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक छोटी सी कमी है कि जो आर्टिस्ट का जो हक होता है ना, उसको नहीं मिलता उनको, वो नहीं। हाँ, वैसे एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। ये बात तो बिल्कुल है, और ये दुख जो है, ये दुख जो है ना बना दिया आज। तो मेरे ख्याल में सब आपकी इस बात से मुत्तफिक होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि जो नए आने वाले लोग हैं वो लोग भी एक्नॉलेज करें, और जो है हमारी जो कमेंट है वो हमें जो है इस पे। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ रफ़ीक साहब एंड आयशा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक ऐसा रहा है सिलसिला कि बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। देखिए ना, स्टार्ट में ही बाली सागू का वो जो मैंने रीमिक्स, मतलब उन्होंने उसमें इंस्ट्रूमेंट जो रीमिक्स किए थे उसमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ काम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए, शोएब मंसूर साहब जिनके साथ लोग ख्वाहिश करते हैं कि हम इनके साथ काम करें, और वो दोनों ही सुपर हिट। एक अनारकली का वो जो सॉन्ग था, बस इश्क मोहब्बत अपनापन, थोड़ा सा ज़रूर हो जाए वो तो क्या बात है, आपने बहुत ही खूब गाया। बस इश्क मोहब्बत अपनापन, ना ही तख्त ना ही ताज, ना शाही ना ज़र नादन,
से इश्क मोहब्बत अपनापन। बहुत अच्छा, किसी गुलकारा से आप मुतासर हैं? मैं रफ़ीक साहब हर उस बंदे से मुतासिर हूँ जो बहुत अच्छा एक गाता कोई है, जो पसंद भी फीलिंग के होती। साथ गाता है। जी, जी। वो कोई भी हो, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती कि जी वो बहुत बड़ा नाम जो है मैं उससे मुतासिर हूँ। उनसे तो मुतासिर सारी दुनिया ही है, लेकिन मैं आपको ये सच बात कह रही हूँ, मेरे सामने अगर आप भी अच्छी बात करेंगे, आप कोई अच्छा काम करेंगे, अच्छा गाना गाएंगे, तो मैं आपसे भी मुतासिर होंगी। और मैं पसंदीदा सिंगर भी तो होंगे, होते हैं इंसान के। हाँ, पसंदीदा बहुत सारे हैं, मतलब मेरा एक कोई फेवरेट नहीं है, बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान की मलका तरान्नुम नूर जहाँ, जी जी, और मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, गज़ल की, सही मतलब है। जो बाकी और बहुत सारे नाम हैं, महनाज जी, पाकिस्तान में हमारे बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले, बाजी हुमैरा चन्ना जो जी है जी, वो, हाँ। हमारी बड़ी अच्छी शाजिया मंजूर, उसके अलावा और बहुत सही, सारे सही। सिंगर हैं, नए भी हैं पुराने, लेकिन और जो अगर पड़ोसी ममालिक में अगर देखा जाए तो लता जी ऑफ कोर्स, सही। और आशा जी, श्रेया घोषाल हैं, अलका जी, तो इसी तरह से अगर नाम गिनते जाएंगे तो सारे ही अच्छे हैं। देखिए अच्छा, सारे ये बताए, अक्सर काफ़ी हमारे इंडस्ट्री की तरफ जो आती है ना, वो दिल में एक आर्टिस्ट बनने का सोच के आती हैं। तो शुरू में आपको जब आप इस तरफ आई, सिंगिंग की तरफ ही शौक था? नहीं, मैं एज अ नात ख्वान आई और थी। दौरान कभी आपको अदाकारी का कोई शौक भी हुआ दरमियान में? नहीं, मुझे शौक नहीं हुआ, लेकिन परवेज़ कलीम साहब की मैं मशहूर हूँ। उन्होंने जी, जी। मुझे एज अ, उस वक्त खैर मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि एक ड्रामा था ममता जी, का कर्ज, उसमें मेन किरदार था मेरा, लेकिन मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ। एक छोटी सी बात से ना मुझे, मतलब मेरी दिल आज़ारी हुई, तो जी। मैंने कहा सॉरी सर, मैं ना ऑन सेट मैंने कहा सॉरी, मैं नहीं कर सकती इसको। वो एक और आर्टिस्ट थी, वो सिर्फ देख के हंसी है कोई बात करके ना कान में, तो उन्होंने कहा आपके बारे में तो की नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना ये, क्योंकि Artist वैसे ही हाँ मुतासिर है। वो उसमें, खैर अब अगर मैं स्टोरी सुनाने जी, जी। बैठूंगी तो वो लंबी स्टोरी है। ममता का कर्ज एक बड़ा खूबसूरत नाम है, उसमें जो एक बेटी का और माँ का सही। वो एक रिश्ता दिखाया गया है, और वो किस तरह से, वो बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट था, लेकिन मैं वो छोटी सी एक सही। चीज़ थी, वो छोड़ के तो मैं एक्टिंग की मुझे अभी भी ऑफर्स जी। होती हैं, जैसे कि मुझे मलिक नूर हैं, अभी जिनकी कुंडी याकूब नूर साहब, उन्होंने भी ऑफ़र किया, लेकिन फिर पंजाब से भी है, इंडिया पंजाब से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उनके लिए मैंने 2 गाने, वंजली रिकॉर्ड्स के लिए 2 गाने गाए थे। सही। क्योंकि आप में टैलेंट होना चाहिए, और फिर दूसरे आप में कि फोटोजेनिक होने चाहिए, तो सही, उसमें फिर सही। तो वो ऑफर्स तो है, लेकिन मेरा सिंगिंग की तरफ ज़्यादा अच्छा, है। ये बताइएगा, मौजूदा दौर में म्यूज़िक इंडस्ट्री कहाँ तक मुतासर हुई है? मुतासिर ही मुतासिर है, आपके सामने बिल्कुल ही, कहाँ तक अब तो असर बिल्कुल अंदाज हुई? बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल में जिस तरह से यहाँ पे रौनकें लगनी जी, चाहिए, उस जी। तरह से बिल्कुल भी नहीं है। अब तो बिल्कुल आप जाएं तो पता नहीं, बहुत दिल दुखता है सही, देख सही। के इंडस्ट्री को। जब मैं शुरू में इसमें आई थी तो तब तो बहुत चहल पहल, और सही। बहुत सी फिल्में की, शिवी महाराज जी की फिल्म की थी लव 95, और उसके बाद बहुत सारी, और गन्स एंड रोजेज, फिर तो स्टेप बाय सही, स्टेप सही। चलते चलते बहुत सारी मूवीज़ की। टोटल कितनी अब तक जो है फिल्मों में गाने गाए हैं, कुछ याद हो? तकरीबन जितनी भी उर्दू मूवीज़ बनी थी ना, पिछली दहाई जो निकल चुकी है, तो मतलब उसमें कोई ऐसी फिल्म नहीं जिसमें मेरा गाना नहीं था, और कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं जिसके साथ मैंने काम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा कोई कंपोज़र नहीं है पाकिस्तान में, रेडियो, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का, जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। ये मेरे लिए एक बड़ी गुड लक है। सही, सही। अच्छा, इतने गाने गाए हैं और इतनी फिल्मों में मतलब किया है, कोई एक ऐसा खास जो आपको खुद को लगता है कि यार ये बहुत अच्छा मैंने गाया है, ये बहुत मेरे दिल के करीब है, उसकी शायरी या उसका म्यूजिक या कुछ भी? जी, वैसे तो मैंने माशाल्लाह सारे बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही है। मेरे भाई का एक गाना जो मैंने गाया था, और वो मुझे बहुत पसंद है, और वो मैं हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहता है। वो मैं यहाँ पे 2-3 लाइंस जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी।
अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ साथ ही हैं इन सुरों के थ्रू। और वो एक जो भाई का प्यार होता है बहन के दिल में, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये मैं उनको ही डेडिकेट कर देती हूँ। आपके बिना कहीं दिल मेरा लागे ना, रात भी थक के सो जाती है, रात भी थक के सो जाती है, मेरी तरह जागे ना, आपके बिना कहीं दिल मेरा लागे ना। वाह, बेहतर आला शायरी और बहुत ही वो दिल से आवाज़ निकल रही है। वो बहुत अच्छे शायर भी थे, बहुत अच्छे कंपोज़र थे और बहुत अच्छे सिंगर थे। वो ये शायरी उन्हीं की है जी, वहीद पवन बहुत- की, बिल्कुल। अच्छा, जब मतलब कुछ नहीं कर रही होती, घर पे बैठी होती हैं, फारिग होती हैं, तो क्या बस वो गुनगुनाती रहती हैं? क्या फारिग औकात में क्या मशगल है? फारिग औकात में बस वो गुनगुनाना तो होता ही है, जाहिर है कि एक सिंगर है तो कुछ ना कुछ। तो बाकी एक आध कोई गेम होती है, मैं वो एक मोबाइल पे वर्ल्ड डोमिनेशन के नाम से, तो वो वर्ड्स बनाने होते हैं, तो वो मैं फिर मुख्तलिफ गोरे गोरियाँ वो मेरे साथ खेल रहे होते हैं, तो वो अक्सर मैं जीतती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि इन लोगों की तो लैंग्वेज है, इनकी तो वोकेबलरी वैसे ही इतनी ज़्यादा होती है, तो मैं हमेशा वो जीतती हूँ। तो जो मेरे भतीजे कहते हैं हमारा दिल चाहता है कभी आप भी हारे, हम आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं। शर्तें वर्तें भी लगाती होंगे ना? हाँ, वो बच्चे हैं, शर्तें लगा खुश होते हैं। वेरी गुड। तो आवाज़ को बेहतर रखने के लिए मतलब रियाज वगैरह करती हैं? अभी भी कर रही हैं? हाँ जी, देखिए प्रैक्टिस मेक्स अप मैन परफेक्ट। तो ये तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप एक दिन छोड़ते हैं तो वो एक हफ़्ता आपको पीछे कर देता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी प्रैक्टिस तो नहीं करी अभी कुछ महीनों से, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो वहीद भाई के गाने कुछ ना कुछ मैं वो कुछ चीज़ें अभी उनकी वो मैं निकाल रही हूँ, जो बहुत कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, कंपोज़ किया हुआ है, तो वो मैं तैयारी करी उनको कंप्लीट करने के लिए। तो फिर मैं ट्यूने वो गाती रहती, तो वो प्रैक्टिस जो है एक सिंगर को करना चाहिए मेरे ख्याल में कम से कम 1 घंटा ज़रूर करना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में जब नमाज के बाद आप फजर में उठते हैं और कुछ खाए पिए बगैर आप 1 घंटा मुसलसल जो आपका स्केल है, खर्च है, उस पर बेशक 100 पे आप लगाएं टाइम, या जो भी आपने कोई अगर कोई सीखा हुआ किसी से, तो जो सरगम है, पलटा है, वो आप उसकी रिहर्सल करते हैं। खाने पीने की आपने बात की, तो क्या खाने पीने का भी ख्याल? खाने पीने में हाँ जी बिल्कुल होता है। देखें, जब हम मुसलसल गाते रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपके वो सेंसिटिव हो जाता है, रेडनेस भी हो जाती है। तो अब जब आप खट्टा या कोई ऐसी बहुत चटपटी सी चीज़ खाएंगे ना, तो वो फ़ौरन ही आपके उस पर असर होगा, आपके वोकल कॉर्ड्स पे। वोकल कॉर्ड्स बहुत बारीक होते हैं, हमारे बालों से भी बारीक होते हैं शायद, तो वो फिर बहुत जल्दी तो इसलिए खाने हुआ है कि कोई शो हो और कुछ खट्टा खा लिया, गला खराब। अच्छा, खट्टे से मेरा गला नहीं खराब होता वैसे। बाद मुखालिफ लोग भी ऐसी चीजें पे गिरा देते हैं। वो फिल्म थी ना, नहीं, मुखालिफ लोग तो दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह इसका गला बैठ जाए। या तो बाद दफा खट्टी चीज, या फिर कोई मुखालिफ म्यूजिशियन बैठा हो वो गलत सुरों पे उसको अच्छा, ऐसा भी होता था शुरू में, करते हैं म्यूजिशियंस, करते थे ऐसी चीज़ें जान के सुर ऐसे ख़राब कर देने, वो चीज़ें बाजियाँ अब तो समझ आ गई ना, उस वक्त नहीं पता चलता था। लेकिन मैं वो अपने सुर की पक्की थी, मैं गाती रहती थी, वो करते रहो भाई जो कर देगा। अच्छा, ये बताइए, कई सिंगर्स की मौजूदगी में वाज़े आपने शनाख्त बनाई है, तो इसमें जेलसी का कहाँ तक सामना रहा होगा आपका? मुखालिफ सिंगर्स, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बहुत सीनियर्स हमारी आर्टिस्ट थी, तो मेरी वैसी आदत थी कि मैं अभी तक मेरी आदत यही है कि देखें, इस फील्ड में ना ख़ास तौर पे अदब जो है जी। वो आपकी कामयाबी का राज है। सबसे पहला जो कदम है ना, वो है अदब। जी जी। अगर आप
मैंने क्या किया है कि मेरी मुझसे जो जेलस भी होती थी ना, मतलब जेलसी के ये है कि तू आ गई ये छोटी जी कुड़ी ते अवार्ड लैगी पीटीवी दा, मतलब 4 बड़े नामों में एक मैंने अवार्ड लिया, 2 पीटीवी अवार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिए। तो वो फिर होता था ऐसा। तो लेकिन मैं हमेशा उन सीनियर्स के जाके घुटनों को हाथ लगाती थी, अस्सलाम वालेकुम। वो आगे से जवाब दें ना दें, मुंह बनाए जो मर्जी करें, लेकिन मैंने अपना वो नहीं छोड़ा अदब का। अच्छा, इस दौरान किसी सिंगर ने या किसी टीवी प्रोग्राम पे किसी ने कट भी करवाया जो आपको यकीन भी, हाँ ये काम उनको उसी ने करवाया? रफीक साहब, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि जिसके पास टैलेंट है ना और दुआएं हैं और उस खुदा का, उसका पाक परवरदिगार का करम है, तो उसका रास्ते जो है ना, बहुत लोगों ने बहुत काम खराब किए लेकिन वो रास्ते नहीं रुकते। टैलेंट ऐसे ही है ना जैसे बहता पानी है, जिसमें बांध लो पानी अपना रास्ता। हाँ, ऐसी। अच्छा, ये बताइए कि बतौर सिंगर किन किन ममालिक में परफॉर्म किया और कौन सी जगह पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला? अच्छा, फर्स्ट जो मैं गई थी, पहला जो मेरा टूर था वो यूके में था, लंदन में। और वहीं वाजिद साहब जो मेरे हस्बैंड हैं, वो एज अ म्यूजिशियन मेरे साथ गए थे, तारिक भाई भी। तो अब वो पहला हमारा टूर था। तो उसके बाद फिर अमेरिका, कनाडा, इंडिया और अरब अमारात में भी किए प्रोग्राम, जैसे मस्कत हो गया, शारजा में किए थे। सही। अभी जो है अपने फैसले से मुतमईन है कि मुझे गुलकारा ही होना था? बचपन से यही सोचा था या कुछ और सोचा था, सोचते सोचते फिर गुलकारा बनी है? नहीं, बचपन से बिल्कुल भी नहीं था कि गुलकारा बनूंगी। नातों का था और अल्हम्दुलिल्लाह हाई टेक कंपनी है एक यूके में, और 45 के करीब मेरी सीरीज़ हैं वो रिलीज़ हैं नातों की। और मेरे ख़्याल में कम से कम भी उनके पास 250-300 नात जो मेरी है, जो चीनू हैं हाई टेक के। तो मैं जब यूके में गई थी ईद के प्रोग्राम करने, तो हमने मतलब वहाँ प्रमोटर ये कहते हैं कि जी इससे पहले ही आर्टिस्टों को बुला लिया जाए ताकि कोई मिस ना हो, या कोई ऐसा मसला है। तो आप यकीन कीजिए कि वो जितने मैंने पैसे शोज़ के लिए हुए थे ना, रमज़ान में मेरे वो मिलाद हुए, तो उससे ज़्यादा लोगों ने मुझे वहाँ पे नवाजा। तो मैंने कहा मैं तो मिलाद ही कर लेती। तो लेकिन ये कि वो जो उसकी वजह से जो है वो इतनी, जी बिल्कुल, वैसे तो आवाज़ इतनी मतलब सोच है आपकी आवाज़ में कि लोग वैसे ही मजबूर हो गए होंगे। अच्छा, आपने हमेशा ज़्यादातर जो है क्लासिकल सिंगिंग का भी? नहीं, मिक्सअप। मैं वैसे लाइट म्यूज़िक में ही गाती हूँ, लेकिन वो जो प्योर एक क्लासिकल होता है, लेकिन वो मैंने सीखा ज़रूर है बचपन में, क्योंकि वो किससे सीखा? अपने जी इब्तदाई तालीम अपने वालिद साहब से, उसके बाद फिर बाकी जिन उस्तादों के मैंने नाम बताए आपको, जिनके साथ काम किया उनसे सीखा। राग रागनियाँ कुछ जैसे ठुमरियाँ होती हैं, तो उससे छोटी छोटी चीज़ें याद करवाई वालिद साहब ने कि ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए ज़िंदगी में, ताकि आगे बढ़ने के लिए उन सुरों की पहचान। आपके बारे में मैंने सुना है कहीं कि पढ़ा है कि जो है ना आप एक महसूस तबके की सिंगर हैं। क्या ऐसा दुरुस्त है या ये गलत लोगों ने परसेप्शन आपके बारे में बनाई है, मुखालफिन की साजिश है? हाँ, नहीं देखिए, मैं वैसे तो हर टाइप का अल्हम्दुलिल्लाह गा लेती हूँ, गज़ल भी गा लेती हूँ, गीत भी गा लेती हूँ, फास्ट सॉन्ग, हर चीज़। लेकिन ये है कि ये भी एक अच्छी बात है कि एक मखसूस तबका जो कि बहुत जिसको कहते हैं ना बाज़ौक़ लोग, उनमें जाके मैं परफॉर्म करती हूँ। जैसे हमारी पाक आर्मी है, एयरफोर्स है, और हमारी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स जो होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम। और मेरे ख्याल में हर जो सिंगर है वो हर तरह का गाना नहीं गाता। जैसे अगर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की बात करें तो कव्वाल हैं, या उनका जो एक अपनी जो एक थी जॉनरा था उनका, तो वो वैसे ही गा सकते थे। अब वो पॉप नहीं गा सकते थे। इसी तरह जो है हर सिंगर का एक अपना अंदाज होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं गज़ल, गीत, हर चीज़ गा सकती हूँ। सराइकी भी, सराइकी तो खैर हमारी अपनी ज़ुबान है, क्योंकि मेरा जो ननियाल है वो मियाँ वाली से है, तो वो कुतुब शाही अवान है, वो उनका वो सारे ही सराइकी बोलते हैं। वालिद साहब मेरे क्योंकि फैसलाबाद से थे, अमृतसर से थे पीछे, तो वो प्योर पंजाबी, तो वो एक मिक्सअप ही हो गया। सराइकी गाने आपने गाए वैसे? हाँ जी, एक एल्बम किया था और बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस मिला था। हसन शाह साहब का, टीपी गोल्ड वालों का, बहुत अच्छा हुआ था वो।
तो वो रिलीज़ भी हुआ था? हाँ जी, रिलीज़ हुआ था और अच्छा। अब बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स था, लेकिन अब आके तो सराय की पट्टी का एक बहुत ही लेवल अप हो गया ना। अच्छा ये बताइएगा, गुज़श्ता चंद सालों से हमारी आवाम जो है ना हमारे पाकिस्तानी गानों से दूर होती चली गई है, कोई नहीं सुनता। अक्सर अब हम शादी ब्याह इधर उधर कहीं भी चलता फिरता देखे तो हम अपने कानों में इंडियन गानों की ही आवाज़ सुनते हैं। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमारे अब अगर आप देखें तो जो पुराने हमारे सिंगर्स थे, जी, उनके ऐसे ऐसे आला कंपोजिशंस और ऐसे ऐसे अच्छे गाने उनके हैं, लेकिन हमारी न्यू जनरेशन को जब बताया नहीं जाएगा, हमारे प्रोग्राम ही नहीं हो रहे, ना किसी टीवी चैनल से दिखाए जा रहे हैं। अगर हम इसी तरह के कोई प्रोग्राम्स लेकर, जो पुराने हमारे आर्टिस्टों ने बहुत अच्छे, अहमद रुश्दी, ए नैयर साहब के उस दौर के बड़ी अच्छी कंपोजिशंस में गाने, अगर वो हम अब पेश करें सामने, तो हमारी न्यू जनरेशन को पता चलेगा कि हमारे अपना म्यूज़िक कितना अच्छा है। सही। तो लेकिन क्या है कि हमारे वो पुराने गाने चुरा के इंडिया वाले गा रहे हैं, तो वो उन पे ही वो डांस कर रहे हैं। पिछले सालों में तो ऐसा भी तो है ना, कई ऐसे ऐसे सिंगर ऐसी गाने गा रही हैं जो कि बेहुदा टाइप के, तो ये भी तो क्या ख्याल है, ये भी तो वजह हो सकती है भाई ऐसे गाने ही नहीं है हमारे मुल्क में, अब क्या सुनेंगे इनको? असल में ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे जो लगता है, जैसे फूड आ गया, बड़ा अजीब व गरीब सा फूड, जंक फूड खाते हैं हमारे न्यू जनरेशन। अच्छा, उनमें वो जो खाने पीने से भी जो बाहर से वो चीज़ें जो डाल के हमारे बच्चों को ख़राब करने के लिए भेज रहे हैं, जैसे अब मैं नाम नहीं लूँगी, जैसे कोई भी ब्लैक कलर में बॉटल है, वो जब आप पियेंगे उसमें एक ऐसी चीज़ है कि जो एडिक्ट कर देती है आपको। आप वो लोग जो पीने वाले हैं ना, वो कहेंगे, मांगेंगे कि ये हमें चाहिए पीने के लिए। हाँ, आदत डालने वाली बात होगी। हाँ। तो वो बच्चों में वो चीज़ें इस तरह की खाने पीने की आ गई हैं कि उनके दिमाग भी उसी टाइप के ही हो गए हैं। वो उनको समझ ही नहीं आती, ना शायरी की, ना माँ बाप के अदब की, उनको कुछ नहीं समझ आ रही आजकल। तो ये भी वजह है। अच्छा, हमारे मुल्क में गुलकारी भी जो ज़वाल पजीर है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसलिए कि मैं क्या कहूँ कि जो कंपोजर हैं, जिनको काम आता है, हाँ जी, वो बेचारे घरों में बैठे, जिनको काम नहीं आता वो बाहर पैसे कमा रहे हैं और वो वही तो ये मेरा मतलब है कि जो हकदार है उनको हक नहीं दिया जाता। गाना जो बनाया ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है बस। अब मैं देखिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन आप हैरान होगी कि एक स्टूडियो के नाम से एक प्रोग्राम चलता है। सही, ठीक है, उसमें हर छोटे से बड़ा सिंगर ना उसमें 3-3, 4-4 दफ़ा आ चुका है और मैं एक दफ़ा भी उसमें नहीं आई हूँ। सही। ये आप यहाँ से ही देख लें कि कितना अच्छा है हमारे पाकिस्तान का निज़ाम म्यूज़िक का। सही है कि जिसकी अचीवमेंट क्या क्या है उसको भी मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा, और वो उसको शायद सिंगर ही नहीं मान रहे। तो ये उनकी ज़ौक़ की बात है या उनके नॉलेज की बात है, ये क्या कहा जाए? हम अपने जो है ना विरसा, जो मतलब जो जितने भी हेरिटेज हमारे आर्टिस्ट हैं, ये हमारे एक असासा हैं। तो हम लोग इन असासे की जो है ना कदर नहीं करेंगे, उनको लेके आगे नहीं चलेंगे ना, तो वो कौमें आगे वो जो है करती हैं, जो अपना असासा संभाल के। और ये कसूर किनका है? देखें, एक प्रोड्यूसर आता है, वो उसको पैसा लगाना है, उसको किसी चीज़ का पता नहीं, उसको कहीं पैसा लगाना है अपनी फिल्म के लिए। वो अगर उसको कोई मिला देता है, जी ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अब डायरेक्टर उनको मिसगाइड करते हैं कि जी ये छोड़ें, फलां सिंगर को छोड़ दें, फलां एक्टर को छोड़ दें, इसको ले लीजिए, बहुत अच्छा है, उसको तो पता ही नहीं है कुछ। तो ये कसूर किनका है? हमारे डायरेक्टर्स का, हमारे कंपोजर्स का। तो उनको मैं कहूँगी कि सीधे रास्ते पे आ जाएं और अपने पाकिस्तान के अपने आर्टिस्टों को आगे लेके आएँ, बजाय कि आप पता नहीं कहाँ गुम हो रहे हैं, और इस तरह से गुम होते होते गुम हो जाएंगे। तो इसलिए जिनका हक होता है उनको हक मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि एक वक्त होता था सिंगर जो तमाम कोई शोज़ वगैरह होते थे, सब जो ना लाइव गाते थे, म्यूजिशियन साथ होते थे उनके, जैसा भी है। तो अब जहाँ भी देखा जाए तो सब ट्रैक पे गाते हैं, पीछे सिर्फ वो मुंह ही हिला देते, चाहे वो तो कोई भी गा सकता है या लगा के। एक चीज़ और भी है, ऐसा क्यों? अब जैसे ऑटो ट्यूनर आ गया, अब लॉजिक प्रो आ गया, फलां ये आ गए,
कंप्यूटराइज दौर है जैसे। तो अब जो जेन्युइन आर्टिस्ट भी हैं वो भी क्या करते हैं कि वो कहते हैं यार अब इतनी प्रैक्टिस मेहनत जी, भी करने जी, की जी, ज़रूरत नहीं है। वो कई तो रियाज भी छोड़ देते हैं, वहाँ जाएंगे एक लाइन कहेंगे वो 4 दफ़ा वहीं पे रिपीट हो जाएगी और वो ऐसे फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रह भी जाएगा तो ऑटो ट्यूनर से जी आप हो जाएंगे। वो अब ये वाला सिलसिला हो गया, और इसी वजह से हर बंदा ट्रैक पे। वो तो कोई भी गा सकता है उसमें, तो वो तो पीछे ट्रैक चला कोई भी उसमें मुंह आप भी हिला गा सकते हैं, मैं रफीक वही साहब। तो कह रहा हूँ, कोई भी गा सकता है उसमें तो जैसा भी है। अच्छा, शादी कितना अरसा हुआ कि शादी कितने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं? माशाल्लाह बच्चे माशाल्लाह 2 बेटे हैं 2 बेटियां। अच्छा अच्छा। और मोमिन अली जो बड़ा बेटा है उसको सिंगिंग का शौक है, अच्छा। बहुत अच्छा गा रहा है। खूब गाता है, हाँ। मैंने सुना क्या कमाल गाता है। और मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको हीरो बनाऊं और उसकी तो लुक वो हीरो वाली है। तो वो क्या कहते हैं, मैं सिंगर बन? और वो तभी मतलब उसमें वो थोड़ा एडिटिंग की तरफ उसका वीडियो एडिटिंग और कुछ कीबोर्ड वगैरह भी बजा लेता है और सही है। रिकॉर्डिंग की तरफ उसका ध्यान है। मैं उसको कहती हूँ सिंगिंग की तरफ आओ, और जैसा अभी बड़ा प्यारा सा है तो अल्लाह करे कि मैं तुम्हें देखूं कि तुम बड़े हो के सही। एक अच्छा हीरो मेरे सामने आए। सही हो मेरी तो दिल की ये ख्वाहिश है उसके लिए। सही, बड़ी बड़ी मेहरबानी हमारे प्रोग्राम में आने का। नहीं, आपका बड़ा आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जी तो नाजरीन, जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी।